नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं चूरू लोकसभा के चुनावों की। और दोस्तों, रोचकता बढ़ी हुई है, उसको लेकर भी आज बात करने वाले हैं। कल पीएम मोदी की सभा है चूरू में, उसको लेकर भी बात करेंगे। और आज विशेषकर आपको आंकड़े दिखाएंगे चूरू लोकसभा में, जातिगत आंकड़े, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो जातिगत कार्ड खेला जा रहा है वो कौन कहां किस दम पर किस प्रकार से अपने अपने अनुमान लगा रहा है। और दोस्तों, लोगों को उत्सुकता है कि आखिर किसको कितने वोट मिलेंगे। 16 लाख के करीब वोट पोल होंगे, 22 लाख वोट है चूरू लोकसभा में। आखिर किसको कितने मिलेंगे, जातिगत समीकरण क्या कहता है, और अगर जातिगत कार्ड चल गया तो फिर क्या होगा, क्या नतीजा रहने वाला है। तो ये सारे आंकड़े हम आज आपको बताने वाले हैं और आज भी एक विधानसभा का आपको विस्तार से समीक्षा करके हम पूरा विवरण बताने वाले हैं। तो कुल मिला के एक एक करके विधानसभाओं का हम सिलसिलेवार आपको जो है वो स्थिति से अवगत करवा रहे हैं कि चूरू लोकसभा में जो है स्थिति क्या है। संदीप जी जांगल, राम राम संदीप जी। तो हमारे साथ आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा और इस 7 बजे के बुलेटिन को दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज आपको आंकड़े बताने वाले हैं, पूरे चूरू लोकसभा के जातिगत आंकड़े बताने वाले हैं। और पर्सनली जिस विधानसभा का हम आज विश्लेषण करेंगे वो विधानसभा भी चूरू की है। तो इससे पहले हमने अब तक सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर और कल हमने तारानगर विधानसभा की समीक्षा की थी। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से इन विधानसभाओं में जातिगत समीकरण है और क्या क्या मुद्दे हैं, कौन उम्मीदवार किस प्रकार से इन विधानसभाओं में बढ़त बना रहा है। एक आपको मैं आज एक और चीज बताने जा रहा हूं। राहुल कसवा और देवेंद्र झांझड़िया ये 8 विधानसभाओं में किस किस विधानसभा में अपनी बढ़त मानकर चल रहे हैं। हालांकि ये तो सारे विधानसभा में बढ़त मानकर चल रहे हैं, लेकिन स्थितियां क्या है इसको लेकर भी आज हम बात करने वाले हैं। भादरा से कौन बढ़त बनाएगा, चूरू से कौन बढ़त बनाएगा और अब तक क्या होता है, सारी चीजें बताएंगे। और अब तक का तो मैं बता ही दूं आपको, 2014 जब से पीएम मोदी का युग आया है तब से लेकर 2014 और 2019 में 8 की 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की लीड हुई है। अब कैंडिडेट तो राहुल कसवा ही थे, उससे पहले राम सिंह कसवा थे। और 2009 का अगर चुनाव फिर मैं बताऊं, राम सिंह कसवा जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय 3,76,708 वोट मिले थे राम सिंह कसवा को। और रफीक मंडेलिया कांग्रेस की टिकट में 3,64,268 वोट अर्थात 12,440 वोटों की जीत दर्ज हुई थी। उसके जस्ट बाद शुरू हुआ मोदी युग और अचानक मोदी युग में पूरे देश में वोट बढ़े हैं। तो चूरू लोकसभा में भी बढ़ने थे, सारी लोकसभाओं में वोट बढ़े हैं। और चूरू में फिर जीत हुई 2,97,000 से। और उसके बाद में अगली जीत अर्थात पिछली जीत 3,34,402 की। तो आप देख सकते हैं पीएम मोदी का कितना असर हुआ है। तो ये असर भी इसको नकारा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि जीरो से टक्कर में आते हैं पीएम मोदी के सारे उम्मीदवार। जिस किसी को उम्मीदवार बना दिया वो जीरो से सीधे ही टक्कर में आते हैं और उसके बाद में टक्कर से फिर आगे निकल जाते हैं। और कई कई हिंदी भाषी राज्यों में तो एक तरफा आगे निकल जाते हैं। तो वो स्थिति भी आपको बताएंगे, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। किसके प्रभाव किसका कितना है ये तो अलग अलग उम्मीदवारों का भी भाग्य है। और ये जरूर कहेंगे आज नौहर विधानसभा में राहुल कसवा ताबड़तोड़ जनसभा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राहुल कसवा के एक भी संबोधन में हमने राहुल गांधी का नाम नहीं सुना। और आज ये चीजें उठाई देवेंद्र झाझड़िया ने, इस मुद्दे को लपका है और अपने संबोधनों में वो बोल रहे हैं कि जिस पार्टी की टिकट है, जिस पार्टी के सुप्रीमो है, उसका नाम नहीं ले रहे हैं और पीएम मोदी की 10 साल की उपलब्धियों का आप बखान कर रहे हैं। तो इस प्रकार के हमले भी अब सहने ही पड़ेंगे।
तो आज दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले जातिगत आंकड़े बताएंगे आपको। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं चूरू लोकसभा का इतिहास। थोड़ा सा इसकी स्थापना को भी जल्दी से मैं आपको बता दूं। तो स्थापना हुई 1620 में। अलग अलग मत है इतिहासकारों की। यहाँ 1620 ईस्वी में चौधरी चूरू सिंह जाट, जिसको चूहड़ा जाट के नाम से भी जाने जाते हैं, नैन इनको कहा जाता था, तो इनके द्वारा स्थापना हुई चूरू की। और जाटों का एक गांव था, हालांकि चूरू नाम नहीं था उस समय। जाटों का एक गांव था जिसका नाम था कालेरा काबास, और उसका ही बाद में नाम जो है चूरू पड़ा। और बाद में जाकर तो बनी रोट राजपूतों का शासन हो गया था। और चूरू शहर की स्थापना का भी एक जो है वो अलग इतिहास आता है। 1620 में ही बताया जाता है राजपूतों के निर्वाण वंश ने स्थापना की चूरू शहर की। तो ये अलग अलग इतिहासकारों के मत है, जिसके ऊपर जिस पचड़े में हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन जो इतिहासकारों का मत था वो हमने आपको बताया। और चूरू का जो पुराना नाम था वो मैं आपको बता दूं, रतन नगर नाम था। और रतन नगर जो नाम है वो बीकानेर रियासत के तत्कालीन राजा सरदार सिंह के पिता जो थे रतन सिंह, उनके नाम से ये रतन नगर पड़ा था। तो 1814 में ठाकुर शिवाजी सिंह का भी यहाँ राज रहा, और अलग अलग कालखंडों में अलग अलग राज रहे हैं। तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं चूरू के कुछ अनोखे रिकॉर्ड। सबसे बड़ी जीत वोटों की और मत प्रतिशत की, सबसे बड़ी जीत चूरू में 1990 में हुई। राजेंद्र राठौड़ विधायक बने जनता दल की टिकट से। पहला चुनाव राजेंद्र राठौड़ ने जनता दल से जीता था। तो जनता दल की टिकट से, माफ कीजिएगा, 1990 में जनता दल की टिकट से 24,383 वोटों की विशाल जीत दर्ज की थी विधानसभा में। और ये मत प्रतिशत के हिसाब से ये था 61.64%, जिसको चूरू विधानसभा की सबसे बड़ी जीत कहा जाता है। और सबसे छोटी जीत भी मैं आपको लगे हाथों बता ही देता हूं। 1967 में मेघ सिंह निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे, उनको 16,562 वोट मिले थे। और उनके विरुद्ध खड़े हुए थे मोर सिंह कांग्रेस की टिकट से, जिनको 13,770 वोट मिले थे। और यहां जीत का अंतर था महज 2,792 वोट। तो ये चूरू विधानसभा की सबसे छोटी जीत है। और 34 वर्षों से भाजपा का दबदबा रहा है चूरू में, पिछले 34 वर्षों से। 1990 से लेकर अब तक 8 में से 6 चुनाव भाजपा ने जीते हैं, एक कांग्रेस ने जीता, एक जनता दल ने जीता। और माफ कीजिएगा, मैंने 1990 में राजेंद्र राठौड़ जो जनता दल से खड़े हुए थे उनके बारे में बताया। तो जनता दल से राजेंद्र राठौड़ पहले खड़े हुए थे। तो ये चूरू का एक प्रकार से पिछले 35-34 वर्षों का इतिहास है। अब हम जातिगत समीकरण भी बताएंगे। उससे पहले एक खबर मैं आपको बता देता हूं आसपास की। तो एमएसपी का जो है वो सीजन, रबी का सीजन जो है 24-25, उसके लिए चना और सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। और बादरा में भी ये खरीद की आज शुरुआत की गई। तो क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष भागीरथ ढाका भी वहां मौजूद थे, और सभी की उपस्थिति में वहां खरीद आज शुरू हुई। और सरकारी खरीद हेतु तुलवाई शुरू जो हुई, उसके तहत प्रति किसान को 25 क्विंटल तुलवाई जो है प्रति किसान की हो रही है। और इसको लेकर जब ये चीजें अवगत करवाई गई विधायक संजीव बेनीवाल को, तो विधायक संजीव बेनीवाल ने जो है सहकारिता मंत्री को एक पत्र लिखा, और प्रति किसान ये जो 25 क्विंटल खरीद हो रही है उसको बढ़ाकर 40 क्विंटल करने की मांग की। और ये पर्याप्त बताया कि कम से कम ये कम है 25 क्विंटल, तो इसको 40 क्विंटल किया जाए। तो इसकी मांग संजीव बेनीवाल ने सहकारिता मंत्री को पत्र लिखकर की है, और फोन से भी संपर्क साधकर इस प्रकार की किसानों के हितों की बात सरकार में उठाई है। तो इसके अलावा अब बात करें दोस्तों, आज देश भर में हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तो बवाल चल ही रहा है। आज 3 कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे दोस्तों। उसमें गौरव वल्लभ
जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक संजय निरुपम जो हालांकि बीजेपी में शामिल नहीं हुए लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। और एक विजेंद्र सिंह बॉक्सर जो कि पीछे कांग्रेस में वो गए थे और मथुरा से हेमा मालिनी के विरुद्ध चुनाव लड़ने की भी उनकी बात थी, चर्चाएं थी, लेकिन अब वो बीजेपी ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है और कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं दोस्तों। कहीं कांग्रेस की टिकटें वापस हो रही है तो कांग्रेस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इंडी गठबंधन को भी इसी प्रकार की मुश्किलों का सामना देश में करना पड़ रहा है। ये अलग स्थिति है कि दोनों ही यूपीए और एक प्रकार से इंडी गठबंधन में से किसको कितनी सीटें मिलने वाली है, एनडीए और माफ कीजिएगा इंडी गठबंधन, ये देखने वाली बात है। हमारी नजरें भी इसको लेकर बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों अब हम बात करेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब उस विषय पर आए हैं जहां पूरे चूरू लोकसभा के जातिगत और विधानसभा चूरू के जातिगत आंकड़े आपको बताएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं 1952 में संक्षिप्त परिचय है ये मैं करवा दूं पूरे विधानसभा का। तो 1952 से शुरुआत हुई चूरू लोकसभा विधानसभा की। उसमें दो विधायक के शुरुआत में बने थे दोस्तों। 1952 से 57 तक दो विधायकों का चलन था। तो 2 विधायक 1952 में बने, प्रभु दयाल कांग्रेस से और कुंभाराम कांग्रेस से। तो कांग्रेस से दोनों विधायक बने थे चूरू से 1952 में। 1957 में भी मोर सिंह निर्दलीय के रूप में विधायक बने और रावताराम कांग्रेस से विधायक बने। तो दो विधायक बने। उसके बाद में 1962 को मोर सिंह निर्दलीय के रूप में विधायक बने। 1967 को मेघराज निर्दलीय के रूप में विधायक बने। 16,562 वोट उन्होंने लिए और ये जो है वो सबसे छोटी जीत मैंने आपको बताई, 2,792 वोटों की जीत थी। 1972 में मोर सिंह एक बार फिर से विधायक बने कांग्रेस की टिकट से और उनको वोट मिले 25,504, 52.86% था, 10,158 वोटों की जीत दर्ज की। प्रताप सिंह को राया निर्दलीय को 15,346 वोट उनको मिले थे। 1977 को मेघराज फिर चुनाव जीते जनता पार्टी की टिकट से, 24,280 वोट मेघराज सिंह ने लिए और ये भी 54.65% था, अच्छा खासा प्रतिशत। ये 9,096 वोटों की जीत थी और हराया मोर सिंह को जिनको कांग्रेस की टिकट मिली थी। 1980 की बात करें तो बालू खां कांग्रेस से ये चुनाव लड़े और जीते। इनको वोट मिले 20,490, ये 38.47% ही थे और 5,513 वोटों से महज ये जीते। और इन्होंने हराया रामनाथ कसवा को जो कि जनता पार्टी से खड़े हुए 14,977 वोट लेकर 28% वोट। और नंबर 3 पर भाजपा के उम्मीदवार रहे यहाँ तोपन दास को भाजपा की टिकट मिली। महज 8,070 वोट उस समय भाजपा को मिले थे, 15.15% 1980 को। उसके बाद में 1985 को हमीदा बेगम को कांग्रेस की टिकट दी गई और 22,398 वोट लिए, 35.92%, 6,739 वोटों से मामूली अंतर से जीती। राजेंद्र राठौड़ को यहां हराया था जो कि जनता पार्टी की टिकट लेकर 1985 में चुनाव लड़ रहे थे, राजेंद्र राठौड़, और ये उनका पहला चुनाव था। और पहले चुनाव में 15,659 वोट राजेंद्र राठौड़ को मिले और रनर रहे, विनर नहीं बन सके। 25.11% वोट राजेंद्र राठौड़ को मिले थे। गुलाम नबी यहाँ लोकदल की टिकट से चुनाव लड़े, 14,675 वोट मिले। और बालू खान जो पहले विधायक बने थे कांग्रेस की टिकट से, वो नंबर 4 पर रहे, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े और महज 5,381 वोट उनको मिले। हालांकि कांग्रेस का यहां एक बागी भी खड़ा था, उसके बावजूद हमीदा बेगम चुनाव जीती। इसके अलावा नंबर 6 पर मोर सिंह 2-3 बार विधायक रहे, वो सीपीएम की टिकट लेकर चुनाव लड़े। 1985 की बात कर रहा हूं, उनको महज 1480 वोट मिले। तो ये हर्ष हुआ उन बड़े बड़े नेताओं का जो शुरुआत में बड़े दिख रहे थे। अब युग आया 1990 का। 1990 में राजेंद्र राठौड़ जनता दल से पहली बार विधायक बने और 49,781 वोट लिए और ये 61.60% था और 24,383 वोटों के विशाल अंतर से वो जीते। हमीदा बेगम को कांग्रेस की टिकट मिली, उनको हराया और हमीदा बेगम को 25,398 वोट ही मिले थे और ये था महज 36.64%। तो कुल मिला के यहाँ राजेंद्र राठौड़ ने अच्छी खासी
जीत दर्ज की। भोजराज गुज्जर यहाँ शिवसेना से चुनाव लड़े और आसाराम सैनी जनता दल से चुनाव लड़े और यहाँ वेद प्रकाश पूनिया सपा से चुनाव लड़े, जिनको महज 134 वोट मिले। तो ये इनके नेताओं के वोट है। 1998 में फिर राजेंद्र राठौड़ जीते और भाजपा की टिकट मिली इस बार राजेंद्र राठौड़ को और 55,257 वोट मिले। ये 52.36% थे और महज 6,278 वोटों से जीते राजेंद्र राठौड़। तो असकली टाक को हराया था, कांग्रेस की टिकट मिली। 48,979 वोट असकली टाक को मिले थे और 46.59% ये वोट मिले थे उनको। 2003 में फिर राजेंद्र राठौड़ जीते। ये राठौड़ का युग था। तो भाजपा की टिकट मिली, 56,484 वोट मिले, 48.55% ये मत थे, 7,925 वोटों से जीते। बहुत ज्यादा मत अंतर से तो नहीं जीते, लेकिन लगातार राजेंद्र राठौड़ जीतने में कामयाब रहे थे। हुसैन सैयद को कांग्रेस टिकट मिली थी 2003 में, 48,559 वोट उनको मिले, 41.74% था। यहाँ रमाकांत को बसपा टिकट मिली, 6,772 वोट उनको मिले थे। इसके अलावा बात करें 2008 की, मकबूल मंडेलिया कांग्रेस से यहाँ विधायक बने क्योंकि राजेंद्र राठौड़ तारानगर में चले गए थे और वहां से भाजपा की टिकट लेकर विधायक बने थे। तो वो कंटिन्यू थे राजेंद्र राठौड़, लेकिन यहाँ चूरू में मकबूल मंडेलिया को कांग्रेस की टिकट से यहाँ विजय हासिल हुई। 56,458 वोट मिले, 48% ये थे। 8,111 वोटों की ये जीत थी और हरलाल सहारण को भाजपा टिकट यहाँ मिली थी। हरलाल सहारण को हराया। हरलाल सहारण 48,347 वोट हरलाल सहारण ने लिए। और इसके अलावा बात करें 2013 की, तो राजेंद्र राठौड़ फिर आ चुके थे और भाजपा की टिकट मिली और जीते। 84,100 वोट लिए इस बार और 55% वोट ये थे। इस बार 55% वोट थे और 24,002 वोटों की जीत थी। बहुत बड़ी जीत थी ये। मकबूल मंडेलिया कांग्रेस को हराया, जिनको 60,098 वोट मिले थे, 39%। इसके अलावा 2018 में फिर राजेंद्र राठौड़ जीते और यहाँ 87,293 वोट राजेंद्र राठौड़ को भाजपा की टिकट पर मिले और ये थे 48%। और यहाँ जीत जो है महज 1850 वोटों की जीत थी, सबसे कम छोटी जीत। और यहाँ राजेंद्र राठौड़ थोड़ा घबरा गए थे कि ये स्थिति है तो आगे क्या होगी। और रफीक मंडेलिया ने कांग्रेस से यहाँ 85,383 वोट लिए, बहुत कम नहीं थे, 47% थे। राजेंद्र राठौड़ ने 48% वोट लिए और यही रीजन रहा कि राजेंद्र राठौड़ फिर अगले चुनाव में अर्थात गत चुनाव में चूरू छोड़कर तारानगर आ चुके थे और वहां से हरलाल सारण को भाजपा की टिकट मिली। चूरू से हरलाल सारण तो हालांकि 98,178 वोट लेकर विधायक बने और उनको 50% वोट मिला। रफीक मंडेलिया को यहां भी कांग्रेस की टिकट दोबारा दी गई, लेकिन 91,438 वोट लिए, लेकिन 10,158 वोटों से हरलाल सारण ये चुनाव जीते। लेकिन उधर तारानगर में राजेंद्र राठौड़ अपना 8वां लगातार चुनाव जीते जीते बच गए और वो हार गए और वो रिकॉर्ड वहीं रुक गया, उसको ब्रेक लग गया। और 8 बार जीतने का इस चूरू लोकसभा में किसी भी नेता के विधायक के रूप में वो रिकॉर्ड चंदनमल वैद के नाम है, जो हमने कल आपको बताया था। 4 बार सरदार से, 4 बार तारानगर से चंदनमल वैद चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बना चुके थे। तो भंवरलाल शर्मा भी 7 बार जीते थे, लेकिन 7 बार राजेंद्र राठौड़ भी जीते, 1 बार जनता दल से, 6 बार भाजपा से। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ और इस प्रकार से रिकॉर्ड की। तो कुल 16 चुनाव हुए और 18 विधायक बने चूरू में। 16 चुनाव हुए, 18 विधायक चुने गए उसमें, और कांग्रेस से 7 विधायक चुने गए। प्रारंभ में तो कांग्रेस से ही बनते आ रहे थे। 7 कांग्रेस से, 6 भाजपा से, और जो 6 भाजपा से जीते हैं उनमें 5 तो राजेंद्र राठौड़ ने जीते हैं, 1 हरलाल सारण ने जीता है। तो ये 6 भाजपा ने जीते, 3 यहां निर्दलीय जीते चूरू में। तारानगर से कोई निर्दलीय नहीं जीता।
3 निर्दलीय जीते चूरू से, 1 जनता दल से और 1 जनता पार्टी से जीता था। तो 18 विधायक बने। राठौड़ चूरू से 5 बार, जनता दल से 1 बार, तारानगर भाजपा में 1 बार। तो 6 बार भाजपा से, 1 बार जनता दल से राजेंद्र राठौड़ लगातार 7 बार विधायक बने। तो ये थे रिकॉर्ड दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे जिसका इंतजार होगा। चूरू लोकसभा में मतदाताओं की स्थिति जातिगत क्या है पूरे चूरू लोकसभा में, 8 के 8 विधानसभा में, जिसमें बादरा, नौर, राजगढ़, तारानगर, सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, चूरू शामिल है। उसमें इससे पहले हम चूरू का जान लेते हैं जातिगत समीकरण क्या है। चूरू का मुस्लिम मतदाता सर्वाधिक है चूरू में 46,000। जाट मतदाता चूरू विधानसभा में 45,000 है। राजपूत मतदाता चूरू विधानसभा में 35,000 के करीब है। मेघवाल समाज के 30,000 मतदाता चूरू विधानसभा में है। ब्राह्मण समाज के 18,000 मतदाता चूरू में है। प्रजापति कुमार समाज के 14,000 मतदाता चूरू में है। माली समाज के, सैनी समाज के 12,000 मतदाता चूरू में है। सेन समाज के, नाई समाज के 8,000 मतदाता चूरू में है। सुनार समाज के भी 8,000 प्लस मतदाता चूरू में है। सुथार खाती जाति के वर्ग के 8,000 से अधिक मतदाता चूरू में है। और खटीक समाज के भी 8,000 है। इसके अलावा गुज्जर है, भाट है, सांसी है, धानक है, आदि आदि अन्य जातियां भी रह जाती है। तो लगभग ये स्थिति है चूरू विधानसभा की। हम आपको लोकसभा की बताते हैं और लोकसभा की SC ST मूल ओबीसी के उस हिसाब से भी हम आपको जरूर बताएंगे। अब चूरू लोकसभा की 8 विधानसभा की मैं बता देता हूं आपको, जो कि जरूरी है। उसके बाद में बताएंगे कौन कहां से किस प्रकार आगे है। चूरू लोकसभा की 8 विधानसभाएं हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया था। उसमें सबसे ज्यादा वोट जाट समाज के 4,80,000 वोट है। जाट समाज के, राजपूत समाज के 3,50,000 वोट है राजपूत समाज के। मुस्लिम समाज के वोट 2,60,000 के करीब है, 2,60,000। मेघवाल समाज के वोट चूरू लोकसभा में 2,50,000 है। ब्राह्मण समाज के वोट चूरू लोकसभा में 8 की 8 विधानसभा में 1,80,000 है। नायक समाज के वोट चूरू लोकसभा में 1,00,000 है। जांगिड़ समाज के लोगों के वोट, वर्ग के वोट 80,000 है चूरू में। कुमार समाज के वोट 80,000 प्लस है। दाणका समाज के वोट 70,000 प्लस है। वैश्य समाज के वोट 50,000 प्लस है। तो ये लगभग और भी अन्य कई जातियां हैं जिसके कम वोट है। तो कुल मिला के पूरे चूरू लोकसभा के हमने आपको जातिगत वोट बता दिए। ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, इसको आप फाइनल आंकड़ा मानिएगा नहीं। और इससे जो रियल आंकड़ा है वो हो सकता है इससे आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसकी हम कतई यहां तरफदारी नहीं करते कि ये आंकड़े स्टिक आंकड़े या कोई आधिकारिक आंकड़े, कतई नहीं। आधिकारिक आंकड़े नहीं है। किसी प्रकार से जातिगत जनगणना का अभी राजस्थान में कभी नहीं हुई है और आगे जब कभी भी होगी इसका आपको पता चली जाएगा। अब हम बात करते हैं SC ST वर्ग के कितने वोट है चूरू लोकसभा में। 4,50,000 वोट SC ST के हैं और 4,80,000 वोट हमने बताया आपको जाट समाज के। मूल ओबीसी के वोट कितने हैं? 4,50,000 वोट मूल ओबीसी के हैं,
जिसमें जहांगीर कुमार, स्वामी सुनार, दर्जी, सेन, रेबारी, चारण, नाथ आदि आदि कई जो वर्ग है वो आते हैं। तो ये स्थिति है चूरू लोकसभा की। अब हम चर्चाओं की बात करें, चर्चाओं की बात करते हैं। दोनों ही पक्ष इस चूरू लोकसभा में अपनी अपनी जीत मानकर सुनिश्चित चल रहा है। दोनों ही पक्ष। कल पीएम मोदी की चूरू में जबरदस्त जनसभा है और उस जनसभा में निश्चित रूप से पीएम मोदी अपने उम्मीदवार को लेकर यहां कोई ना कोई इस प्रकार का नैरेटिव सेट करके जाएंगे कि उनके वोट बढ़े और देवेंद्र झाझड़िया को फायदा हो और ये बीजेपी की सीट क्लियर हो। इस प्रकार का जरूर वो फायदा देकर जाने का प्रयास करेंगे और भाजपाइयों का तो यही मत है। तो अब हम बात करते हैं कि दोनों ही दावेदार तो मानते हैं कि अपनी जीत है सभी विधानसभाओं में, लेकिन हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं इसके और हमने एक गणना की है दोस्तों। हम ये नहीं कहते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इसकी हम आपको नहीं बताएंगे और ये हम बता भी नहीं सकते। अब हम बताते हैं आपको, और वो विधानसभा बताएंगे आपको। बादरा विधानसभा, तारानगर विधानसभा, सरदार शहर विधानसभा और रतनगढ़ विधानसभा, इन 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी लीड लेने की पूरी स्थिति में है। इस प्रकार की रिपोर्टें हमारे पास आ रही है। बादरा, तारानगर, सरदार शहर, रतनगढ़। अब शेष बची 4 विधानसभा, नौहर, सुजानगढ़, चूरू, राजगढ़। इन 4 विधानसभाओं में राहुल कसवा मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। किस में क्लोज टक्कर है, किस में अंतर मामूली हो सकता है, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, बादरा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी लीड के साथ सामने आ सकता है। बादरा विधानसभा, और पूर्व में भी ऐसा हुआ है। भाजपा के यहां प्रचंड वोट है, 72,000 वोटों की लीड थी 2019 के चुनाव में। इस बार भी ये लीड जो है वो बड़ी लीड हो सकती है और पूरे चूरू लोकसभा में सबसे बड़ी लीड हो सकती है बीजेपी की। तो आगे भी आपको स्टिक गणना बताएंगे दोस्तों, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक विधानसभा का आपको विवरण बताएंगे, समीक्षा बताएंगे। ज्यादा समय आज हम आपका नहीं लेंगे। कल लोकसभा में चूरू में पीएम मोदी की सभा है, तो इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है और दोनों ही दल इसको लेकर अपनी अपनी सतर्कता और तैयारियां में लगा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।